हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है 16 जुलाई से 3 अगस्त के बीच जो होने वाला है, अंतिम 22 दिन में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उनके लिए मैं आपको ये एक वीडियो सजेस्टेड कर रहा हूँ। आप इस चैनल को देखिए, 110% इसी पैटर्न पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, साइटोलॉजी कहलाता है। तो साइटोलॉजी क्या कहलाता है दोस्तों? कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, तो जीवाणुओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो जीवाणुओं के अध्ययन को हम लोग बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक। फिर जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो जनसंख्या के अध्ययन को आपको याद रखना कि डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दूसरे नंबर में है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है केवल दिन में उत्पन्न होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण जो होता है दोस्तों, आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण 2 चरण में होता है। कितना चरण में होता है? 2 चरण में होता है। कितना चरण में? 2 चरण में। अच्छा, पहला चरण को हम लोग कहते हैं प्रकाशिक चरण। क्या कहते हैं? प्रकाशिक चरण। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। दूसरा को कहते हैं अप्रकाशिक चरण। क्या कहते हैं? अप्रकाशिक चरण। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाशिक चरण में कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाशिक चरण में कहाँ होता है? तो आपको बताना है प्रकाशिक चरण में पत्ती के ग्रेना वाला भाग में होता है। कहाँ होता है? पत्ती के ग्रेना वाला भाग में होता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अप्रकाशिक चरण में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो आपको बताना है पत्ती के स्ट्रोमा वाला भाग में होता है। कहाँ होता है? पत्ती के स्ट्रोमा वाला भाग में होता है। प्रकाशिक चरण में ग्रेना में होता है और प्रकाशिक चरण में स्ट्रोमा में होता है। आपको ये बात याद रखना है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग आगे की ओर बढ़े। अच्छा, पर ऑक्सीसोम क्या होता है दोस्तों? ऐसा पौधा जो आपको 24 घंटा ऑक्सीजन दे, उस पौधे को हम लोग पर ऑक्सीसोम पौधा कहते हैं। इसमें बरगद का पौधा हो जाएगा, नीम का पौधा हो जाएगा, तुलसी का पौधा हो जाएगा, जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। इसलिए इस पौधा का क्या होता है? पूजा किया जाता है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में हार्मोन का भी निर्माण होता है, एंजाइम का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है, लेकिन विटामिन ए का नहीं होता है। विटामिन ए का नहीं होता है। तो यही पूछ रहा है कि किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का नहीं होता है, क्योंकि विटामिन ए जो होता है हम लोग दोस्तों भोजन के माध्यम से लेते हैं। शरीर में भोजन के माध्यम से लेते हैं। विटामिन ए को हम लोग कैसे लेते हैं? शरीर में भोजन के माध्यम से लेते हैं, भोजन के द्वारा लेते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल कहेगा किसका रासायनिक नाम है? किस विटामिन का? तो विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। जिसको दिन में ही नहीं सूझेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रतौंधी कहेंगे। नाइट ब्लाइंडनेस, या इसी को हम लोग जीरोप्लेथेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोप्लेथेमिया कहते हैं। जीरोप्लेथेमिया कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न चौथे नंबर का प्रश्न है, एड्स होता है। तो एड्स किससे होता है? तो एड्स जो होता है वह विषाणुओं से होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, एड्स जो विषाणु से होता है उस विषाणु को हम लोग कहते हैं HIV। क्या कहते हैं? HIV वायरस कहते हैं। एच से होता है, एच से याद रखना है, एच से होता है ह्यूमेन, HUMAN ह्यूमेन। आई से याद रखना है इम्यूनो, IMMUNO। भी से याद रखना है वायरस, VIROUS। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एड्स की जांच के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? तो एड्स की जांच के लिए हम लोग टेस्ट याद रखना 2 टेस्ट करते हैं। एक नाम एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट का संबंध पूछेगा किससे है, तो आपको क्या बताना है कि एड्स की जांच के लिए है एलिसा टेस्ट। दूसरा आपको याद रखना है वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट। क्या? वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट। ये किसकी जांच के लिए है? तो एड्स की जांच के लिए है। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, एड्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं? एड्स दिवस, तो एड्स दिवस दोस्तों हम लोग प्रत्येक साल 1 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं?
प्रत्येक साल 1 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, और आपको याद रखना है कि एड्स जो है किसको नुकसान पहुंचाता है, तो एड्स जो दोस्तों नुकसान पहुंचाता है हमारा WBC को नुकसान पहुंचाता है। किसको? WBC। और WBC में किसको? तो आपको याद रखना है कि T4 लिम्फोसाइट को। किसको? T4 लिम्फोसाइट को, लिम्फोसाइट को। ठीक, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अच्छा, एड्स जो है दोस्तों, एड्स कैसे फैलता है, तो एड्स जो फैलता है असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है, असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है, यौन संबंध से फैलता है। और किससे फैलता है? गोधना से फैलता है। वो जो गोधना जो होता है, तो गोधना से फैलता है और हजामत से फैलता है, और हजामत से फैलता है। तो इससे क्या फैलता है? एड्स फैलता है। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। चौथा नंबर का प्रश्न आपको समझ में आ चुका है, हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? तेलचट्टा में रक्त, माना कि व्हाइट होता है, रेड रक्त नहीं होता है, लेकिन तेलचट्टा में रक्त होता है। इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, केचुआ मछली में भी होगा, लेकिन हाइड्रा में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, तो यही क्या होता है, इसमें रक्त नहीं होता है हाइड्रा में। हाइड्रा एक कोशिकीय जीव होता है, समुद्री जीव है, ये बात आपको याद रखना होगा। और हाइड्रा के बारे में क्या याद रख सकते हैं, इसमें रक्त नहीं होता है लेकिन सांस लेता है। रक्त नहीं होता है, सांस लेता है। और इसके बारे में क्या याद रखना है कि हाइड्रा किस संघ में आता है, तो आपको याद रखना कि हाइड्रा जो है पेरीफेरा संघ में आता है। किस में आता है? पेरीफेरा संघ में आता है, पेरीफेरा संघ में आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो लाल रक्त का निर्माण पूछे या WBC व्हाइट रक्त का निर्माण पूछे, इस सब का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होगा। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, लाल अस्थि मज्जा, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोन मेरो कहते हैं, BONEMARROW। लेकिन बच्चा में पूछेगा कि लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो मीसोडर्मा में। कहाँ होता है? मीसोडर्मा में होता है। भ्रूण अवस्था में पूछेगा कहाँ होता है, तो बच्चा में भ्रूण अवस्था में पूछ लेगा कि कहाँ होता है, तो भ्रूण अवस्था में प्लीहा में होता है। कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, लाल रक्त का अगर जीवन काल पूछे कितना होता है, तो इसका जीवन काल बताओ, तो जीवन काल दोस्तों 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है। लाल रक्त का निर्माण कहेगा कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। और लाल रक्त का अगर कहेगा कि मृत्यु कहाँ होता है, इसी प्लीहा में लाल रक्त का मृत्यु हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है। इसलिए प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। वृद्धिकर हार्मोन किसके द्वारा बनाया जाता है? यह बनाया जाएगा पीयूष ग्रंथि द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वृद्धिकर हार्मोन, अच्छा, थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन निकलती है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलती है। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अगर इसी का कमी हो गया, तो इसी का कमी से क्या हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन पूछेगा कहाँ से निकलती है, तो गला से निकलती है। गले से कौन सा हार्मोन निकलती है? थायरोक्सिन हार्मोन गले के पास से निकलती है। इसकी कमी से घेंघा रोग, या इसी को हम लोग कहते हैं ग्वाइटर। क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं। या इसी को हम लोग गलगंठ कहते हैं। क्या कहते हैं? गलगंठ कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, लार में कहेगा कि कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, तो आपको क्या बताना है कि टाइलिन बताना है। क्या बताना है? टाइलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? लार में पाया जाता है। अच्छा, पसीना में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पसीना में लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है पसीना में। ये बात आपको याद रखना है। और बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। तो श्वेत फुफ्फुस रोग किस में पाया जाता है? कहाँ काम करने वाले लोगों में कौन सा रोग हो जाता है? श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है। तो यह जो रोग होता है दोस्तों, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में जो वहाँ पर काम करता है, उसको कौन सा रोग हो जाता है? श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर भी क्या होगा? राइट आंसर होगा। अच्छा, श्वेत फुफ्फुस रोग आपको समझ में आ गया। आप लोग एक प्रश्न और बता दो
कि ब्लैक लंग्स रोग कहाँ कहाँ काम करने वाले लोगों में होता है? ब्लैक लंग्स रोग। ब्लैक लंग्स रोग, तो दोस्तों ब्लैक लंग्स रोग जो होता है कोयले की खदान में काम करने वाले लोगों में होता है। कौन सा? कोयला खदान में काम करने वाले लोगों में कौन सा रोग हो जाता है? ब्लैक लंग्स रोग हो जाता है। अच्छा, भारत में पहला कोयला का खान पूछेगा कब प्राप्त हुआ था? तो 1814 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के रानीगंज से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? रानीगंज से प्राप्त हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। कोयला को हम लोग क्या कहते हैं? काला हीरा कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की असमान वृद्धि किसके कारण होती है? तो थायराइड ग्रंथि जो होता है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलती है जिसको हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये कहाँ से निकलती है? तो यह हमारे गले के पास से निकलती है। कहाँ से? गले के पास से निकलती है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग। हमारे गले में क्या होता है? गला फूल के बड़ा हो जाता है, घेंघा रोग होता है। और यह जो होता है किसकी कमी से होता है? तो यह आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ये बात आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोह। रक्त में कहेगा किसका कमी होता है? तो दोस्तों रक्त में आयरन का कमी होता है। कौन सा? आयरन। और इसका जब कमी होता है तो एक बीमारी हो जाता है अल्प रक्तता, जिसको हम लोग अवरक्तता कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरक्तता या एनीमिया कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस पैदा करने वाली गैस कौन सा है? तो आपको बताना है। तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस कौन सा गैस करती है? तो मैं यहाँ पर आपको लिखा रहा हूँ। आप लोग फटाफट सारा गैस आप लोग लिख लीजिए। तो ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस के लिए फटाफट देख लेते हैं कौन कौन सा हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए प्रमुख पूछेगा तो प्रमुख क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, CO2। और ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन कौन सा जिम्मेदार है? तो CO2 तो ये है। और इसके बाद कौन कौन सा? CH4 जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं। फिर आपको O3 जिसको हम लोग ओजोन कहते हैं। फिर CFC जिसको हम लोग क्लोरो कार्बन कहते हैं। फिर N2O जिसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, लाफिंग गैस जिसको हम लोग कहते हैं। और जल वाष्प, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करने में सहायक है। और लेकिन सबसे अधिक कहेगा तो कौन? CO2। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब ये बताओ कि अम्ल वर्षा के लिए कौन सा गैस जरूरत है? अम्ल वर्षा के लिए, तो अम्ल वर्षा के लिए आपको याद रखना है कि अम्ल वर्षा के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा के लिए कौन सा? तो आपको बताना SO2 एंड NO2। इस SO2 और NO2 अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और है कि ग्रीन हाउस गैस यानी कि हरित गृह प्रवाह को रोकने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? तो आपको बताना है कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में, जो ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर का, नदी में जल प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए घुली हुई हवा की मात्रा मापी जाती है। नदी में जल प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए खुली हुई हवा की मात्रा मापी जाती है। किसके लिए? ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन की। तो ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206 होता है। अगर बच्चा में पूछता तो बच्चा में 300 होता है। कितना होता है? 306 होता है। 300 प्लस होता है, सीधा बात आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, हड्डी में क्या पाया जाता है? तो हड्डी में कैल्शियम पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है। और हड्डियों का अध्ययन पूछेगा, क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। और आपको याद रखना है कि हड्डी का बनना क्या कहलाता है? हड्डी का बनना कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। और हड्डी का नष्ट होना ऑस्टियोब्लास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? हड्डियों का नष्ट होना क्या कहलाता है? ऑस्टियोब्लास्ट कहलाता है। ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न हो गया। 14 नंबर, इन्फ्लुएंजा रोग होता है। इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है?
ये आपको बताना है ये किससे होता है, ये कवक से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा रोग किससे होगा, कवक से होगा। नहीं दोस्तों, इन्फ्लुएंजा रोग वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है। और वायरस से किससे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो वायरस से होगा। और इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला रोग का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आप लोग ध्यान देखिए। ए चख गई, ए चख गई, हाइपो हाइपो कह के टे बोल दी। क्या बोल दी, टे बोल दी। ये चख गई, हाइपो कह के टे बोल दी। अब बहुत टंगे टंगे बोलते हैं तो टे तो बोलिए सकते हैं। ये ट्रिक है, ठीक है, आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। जब टंगे टंगे याद रख सकते हैं तो टे काहे नहीं याद रख सकते हैं। ये चख गई, हाइपो कह के टे बोल दी। ए से आपको याद रखना है वायरस से होने वाला रोग का ट्रिक है। ए से एड्स हो जाएगा। चौ से चेचक हो जाएगा। ख से खासरा हो जाएगा। ख से क्या हो जाएगा, खासरा हो जाएगा, ठीक है। और ग से आपको क्या याद रख लेना है कि ग से आपको गलसुआ, ग से गलसुआ हो जाएगा। ई से इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। फिर आपको ये चख गई, हास गई, यहाँ तो हो गया। हा से आपको क्या याद रखना है, हा से आपको याद रखना है कि हाइड्रोफोबिया। हा से क्या याद रखना है, हाइड्रोफोबिया। इसमें व्यक्ति को जल से डर लगता है और हाइड्रोफोबिया रेबीज रोग के कारण होता है, ये आपको पता होगा, ठीक। हा हो गया। फिर आपको क्या याद रखना है, ई। फिर आपको ई याद रखना है। ई से याद रखना है इन्फ्लेटाइटिस, इंसेफ्लेटाइटिस। इसको चमकी बुखार कहते हैं। क्या कहते हैं, चमकी बुखार कहते हैं। फिर आपको याद रखना है पो से याद रखना है पोलियो। पो से पोलियो हो जाएगा, ठीक। क बच हो गया। क से कंजक्टिव वायरस, ये आँख को प्रभावित करती है। और क भी हो जाएगा। ह से हर्पिस याद रखना है। क्या रखना है, हर्पिस हो जाएगा। और के से क्या याद रखना है, कैंसर। कैसे, कैंसर याद रखना है। और बाद बाकी इधर आपको छोड़ देना है। तो इतना सारा आपको याद रखना है जो किससे होता है, वायरस से होने वाला सारी बीमारी का ट्रिक था यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में कौन सा विटामिन है जो घुलनशील है, तो जल में विटामिन बी और विटामिन सी घुलनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी भी है और विटामिन बी भी किससे में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। लेकिन वही वसा में पूछ लेता तो वसा में घुलनशील विटामिन ए भी है, डी भी है, ई भी है और के भी है। तो ये सारा विटामिन किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं, ठीक है। विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम पूछेगा क्या है, तो टेकेफेरॉल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। तो वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई को नापने वाली इकाई को हम लोग डॉप्सन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ओजोन परत, इसका सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ये बात आपको याद रखना है। और ओजोन परत में कौन सा गैस पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है कि ओजोन परत में कौन सी गैस पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाएगी, समताप मंडल में। कहाँ, समताप मंडल में। अच्छा, समताप मंडल से क्वेश्चन याद रखना कि वायुयान पूछेगा कि किस मंडल में उड़ती है, तो समताप मंडल में उड़ती है, ठीक है। और ये ओजोन गैस जो है किससे बचाती है, ये हमको पराबैंगनी किरण से बचाती है। किससे बचाती है, पराबैंगनी किरण से ये हमको बचाती है। ओजोन परत में छिद्र है, ओजोन परत में छिद्र है। यह बात हमको कब पता चला, यह बात हमको पता चला 1985 में। कब पता चला, 1985 में। ओजोन गैस का अगर कहेगा कि गंध कैसा होता है, इसका गंध जो होता है सड़ी हुई मछली जैसा। कैसा होता है, सड़ी हुई मछली जैसा इनका गंध होता है, ठीक है। ओजोन दिवस कहेगा हम लोग कब मनाते हैं, तो ओजोन दिवस हम लोग मनाते हैं, ओजोन दिवस, तो ओजोन दिवस हम लोग 16 दिसंबर को मनाते हैं, 16 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। और
ओजोन परत के संरक्षण के लिए, कहेगा कि हमने कौन सा प्रोटोकॉल किया था, तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? कनाडा में ओजोन गैस के संरक्षण के लिए किया गया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, केरोटीन के कारण गाजर का पीला रंग कहेगा किसके कारण होता है? गाय के दूध का पीला रंग भी पूछेगा किसके कारण होता है? ये सब कैरोटीन के कारण ही होता है। और एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है? एंथोसाइनिन के कारण आपको सेब का रंग लाल पूछेगा किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या था? बिल्कुल राइट था। और टमाटर का रंग लाल पूछे तो लाइकोपीन के कारण होता है। ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।